नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत का कोविड-19 के साथ संघर्ष में एक संकट की घड़ी आ गई है। वो ये कि भारत अब पूरी दुनिया में तीसरे स्तर पर पहुंच गया है, उन देशों में शामिल हो गया है जिनमें सबसे ज़्यादा कोविड-19 या कोरोना वायरस के शिकार लोग हैं। लगभग 7 लाख के आसपास ये तादाद पहुंच चुकी है। भारत ने रूस को रिप्लेस करते हुए, रूस की जगह लेते हुए अभी फ़िलहाल सिर्फ ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 2 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनमें तादाद ज़्यादा है उन लोगों की जो कोविड-19 या कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं। ब्राज़ील में फ़िलहाल 16 लाख लोग और अमेरिका में 28 लाख लोग कोरोना वायरस के पीड़ित हैं। भारत में ये तादाद मैंने आपको बताया कि 7 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 23,000 नए मामलों के साथ और 20,000 के आसपास ये मौतें भी हो चुकी हैं भारत में। तो एक तरह से परेशानी और संकट की घड़ी है कि यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखने की बात है कि ऐसे वक्त में जबकि हम तीसरे नंबर पर आ गए हैं वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में, जो बुरी तरह से प्रभावित हैं या सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं, उन लोगों में हमारा शुमार हो गया है। क्या हमारी जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए? 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर विकास वाजपेयी हैं जो कि कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाते हैं जेएनयू में, और साथ ही सोहिनी चट्टोपाध्याय हैं जो हेल्थ जर्नलिस्ट हैं, पिछले 1 दशक से ज़्यादा से स्वास्थ्य के मामलों को एक पत्रकार के तौर पर कवर करती रही हैं। कई महत्वपूर्ण मामले बात जो है वो उसमें ये है कि अभी तक करीब 4 हफ्ते गुजरने को जा रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग रोज़ होती थी वो पत्रकारों को नहीं मिल रही है, यानी कि जानकारी का पूरे तरीके से अभाव है। दूसरी अहम बात जो बेहद हास्यास्पद भी है और दुखी करने वाली है वो ये कि कोरोना वायरस की इस पूरी लड़ाई को कहीं ना कहीं एक भद्दे मजाक के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। ICMR जो कि नोडल एजेंसी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसने ये कहा कि 15 अगस्त तक ये वादा किया खत लिखते हुए कि 15 अगस्त तक एक टीका या वैक्सीन तैयार हो जाएगा। अब जो लोग समझते हैं साइंस को, जो समझते हैं मेडिसिन को, वो पूरी दुनिया में लोग मजाक उड़ा रहे होंगे भारत का कि पहले जो है बाबा रामदेव ने ये तय कर दिया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये देखिए हमने दवा तैयार कर दी है कोविड-19 से लड़ने के लिए, और अब ICMR ये कह रहा है कि हम वैक्सीन जो है वो तैयार कर देंगे। ये दोनों ही एक तरह से भारत की जो कोरोना वायरस की लड़ाई है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है उस पर एक तरह से एक हास्यास्पद, एक मजाक की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में भारत सरकार को क्या रणनीति बनानी चाहिए, आम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है और यहाँ से अब हम कहाँ जा रहे हैं, इस चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी, सबसे पहले मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ कि अगर ये ब्राज़ील का हम जिक्र करें, यूनाइटेड स्टेट्स का हम जिक्र करें, इनकी आबादी देखें, या जो देश जिनमें तादाद कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की हमसे कम भी है, उनकी भी अगर आप आबादी देखिए तो बहुत कम है, बिल्कुल एक हिस्सा है हमारी पूरी आबादी का। तो कहीं ये तो नहीं है कि हमें यहाँ पर पहुँचना ही था, सिर्फ कब पहुँचना था उसकी बात थी, लेकिन ये तो तय था कि हमें यहाँ पहुँचना ही है, यानी कि दुनिया में तीसरे नंबर की तादाद पर हम आ गए हैं, या 7 लाख की जो तादाद अभी संक्रमित लोगों की बताई जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये तय था, क्योंकि अगर ये तयशुदा बात होती तो चीन की आबादी तो हमसे ज़्यादा है, ठीक है? तो वहाँ पे भी हो जाना चाहिए। और सवाल ये है कि इसमें आबादी की इतनी बड़ी बात नहीं कि US की आबादी कम है, ब्राज़ील की आबादी कम है। सवाल ये कि एपिडेमिक के अलग-अलग फ़ेजेज़ होते हैं। कहीं एपिडेमिक पहले आता है, कहीं एपिडेमिक बाद में आता है। तो ब्राज़ील और US में जो एपिडेमिक के फेजेस हैं वो वो अपने फर्स्ट फेज के टुवर्ड्स द एंड हैं, और हमारे यहाँ अभी फर्स्ट फेज पीक अभी किया नहीं है, अभी करेगा पीक जो भी है। तो ये तुलना जो करना, ये तुलना इस तरह से नहीं की जा सकती, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा कि हम उठा करके, मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आप सेब और संतरों का मैच करने लगे। आप ये देखिए कि उनके फेज 1 में जब वहाँ शुरू हुआ था तो कितने केसेस थे, क्या रेट्स थे, क्या नहीं थे, और उसकी तुलना आप हमारे यहाँ से करिए, तब तो एक कुछ नतीजा निकल सकता है। अदरवाइज ये सिर्फ आंकड़ों के साथ खेलना है ताकि किसी तरीके से आप अपने यहाँ के नतीजों को बेहतर बता सकें। नहीं, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी ये बताइए कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा पीक नहीं है? अगर दिल्ली की आप बात लें तो दिल्ली में करीब 14% केसेस अब ढलान की तरफ आ रहे हैं, घट रहे हैं, तो ये मान लें क्या कि दिल्ली जो है वो पीक पर चला गया, ऐसे दूसरे राज्य भी चले जाएंगे फिर? देखिए, ऑब्वियसली पीक आएगी तो पीक के बाद वो कम भी होगा,
ये तो किसी भी एपिडेमिक का, पैंडेमिक का ये व्यवहार इसी तरीके से होता है उसमें। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या पीक अभी आ गई है? क्योंकि अब हम अलग-अलग सिर्फ राज्यों की बात ना करें, क्योंकि राज्यों की बात करेंगे तो फिर हमारे पास वो पूरे आंकड़े होने चाहिए और उस तरीके से ग्राफ बना के हम देखेंगे सारा कुछ। लेकिन अगर आप देशव्यापी पैमाने पे देखेंगे तो जो पीक है अभी भी हमारी अभी पहुंची नहीं है पीक। ठीक है, ये मेरा ही नहीं, ये तो आईसीएमआर ने भी पिछले महीने कहा था कि इंडिया विल सी द पीक समटाइम्स इन सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई टिल अगस्त। आपने एक जो आबादी की भी बात कही थी, तो देखिए आबादी सिर्फ एक आबादी अपने आप में एक चीज नहीं, आबादी का घनत्व कितना है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कोई छोटी सी जगह हो सकती है, उसकी आबादी निश्चित तौर पर कम होगी, लेकिन अगर आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है, ठीक, जैसे मान लीजिए बंबई में धारावी में अगर संक्रमण फैलता है तो एक बात है, और अगर वो किसी साउथ मुंबई के पॉश लोकेलिटी में फैलता है तो एक अलग बात है उसमें। तो हमारे अलावा ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी आबादी का घनत्व हमारी आबादी के घनत्व से कहीं ज्यादा है। और एक चीज मैं और बता दूं आरफा जी, हमारे देश में 3 में से 2 जिलों में कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हमारे दावे हैं ये किस चीज पे आधारित है। आप टेस्ट ही मत करिए, आप टेस्ट मत करिए तो ये भाई अब कैसे पता चलेगा कि वो कोरोना से पीड़ित हुआ या किसी और चीज से पीड़ित हुआ। आप बिहार और यूपी का हाल देख लीजिए, वहां सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं, उनका जो टेस्टिंग रेट्स हैं वो दे आर अ फ्रैक्शन ऑफ लेट अलोन अदर कंट्रीज। हमारे दिल्ली के मुकाबले में उनका जो टेस्टिंग रेट है वो एक फ्रैक्शन मात्र है। डॉक्टर वाजपेयी वापस आती हूँ आपकी तरफ। शोहिनी, आप ये बताइए कि एक हेल्थ जर्नलिस्ट के तौर पर अगर आप देखें इस पूरे मुद्दे को, तो पत्रकार, मैं और आप जैसे लोग भी हफ्तों से इसको कवर कर रहे हैं। शायद मेरे और आपकी पत्रकारिता जीवन के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि एक मुद्दे को हम महीनों तक कवर कर रहे हैं। तो आम लोगों में भी, सरकारी तंत्र में भी क्या इसको लेकर एक तरह की थकान आ रही है कि कब तक इसका सामना करें, या कब तक सोशल डिस्टेंसिंग करें, या कब तक जो है इससे संघर्ष करें? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक मन मस्तिष्क में एक तरह से एक थकान बिल्ड हो रही है? क्या सहमत हैं आप इस बात से? जी, बात यह है कि मैं तो डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कर रही हूँ, तो बाहर नहीं जा रही हूँ, तो मुझे उतनी ही खबर है जो मेरे पास घर तक आ रही है। तो उस हिसाब से तो लोग काफी बेचैन हैं। उसकी वजह ये भी है कि आर्थिक व्यवस्था सबकी बहुत बुरी है, क्योंकि जो सहायता सरकार से मिली है बहुत ही कम है। शायद मेरे ख्याल से जो हमारे जो अर्थ मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी ने शायद 500 रुपए का एक बताया था, और कुछ राशन, तो उससे तो चलता नहीं है। तो ऐसा है कि मैं तो बाहर जा नहीं रही हूँ, लोगों से उतनी बातचीत होती नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर्स पढ़ती हूँ, तो वो थकान तो जरूर जो आप भी महसूस कर रही है वो पत्रकारों में, वो न्यूज में भी दिख रही है कि वही कोविड के जो खबरें आ रही हैं। लेकिन एक बात और है कि मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जो है, आप देखिए दूसरे देशों में जो हेड्स ऑफ स्टेट जिनको कहते हैं, या जस्टिन ट्रूडो को देखिए, या जेसिंडा आर्डर्न को देखिए, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काफी क्रिटिसिज्म भी होती है, पर वो लगातार प्रेस ब्रीफिंग्स देशवासियों को करते रहते हैं। एक समय था जब जस्टिन ट्रूडो शायद दैनिक करते थे। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की इतनी क्रिटिसिज्म होती है, तो मुझे लगता है कम से कम हफ्ते में तो एक बार आते ही हैं देशवासियों के सामने। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वैसे उनका कहा जाता है कि यूएसपी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन उनकी बातें हम बहुत ही कम सुन रहे हैं। 2-3 हफ्तों में शायद ही उनको सुन पा रहे हैं। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि जब आपको याद होगा जब शुरुआत हुई थी, जब मार्च 19 को उन्होंने कहा था कि जनता कर्फ्यू होगा, फिर उसके बाद 24 तारीख को हमारे सामने आके उन्होंने 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन अनाउंस किया था, तो बहुत लोग उनकी बात मान रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी
और बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेजिंग जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा था कि अपने घर के सामने लक्ष्मण रेखा बना लीजिए और मत जाइए, तो वो लोग मान रहे थे। शायद उनकी मैसेजिंग से लोगों को ये भी लगा होगा कि ये 3 हफ्ते की बात है, उसके बाद सुधर जाएगा। उसके बाद भी मुझे लगता है लोग मान रहे थे, लेकिन अब जो मैं देखती हूँ, मैं दैनिक वॉक या दौड़ने के लिए सुबह निकलती हूँ, तो अभी मुझे मास्क वगैरह सुबह भी कम दिखने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक, हाँ, मतलब ये, इसको क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग एनेक्डोटल कहते हैं ना, हाँ, डॉक्टर बाजपेयी आपने जो देखा वो कहा। श्वेनी, ये विडंबना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सूचना का अभाव है। वहाँ जहाँ पर मीडिया फ्री है, काम करने के लिए स्वतंत्र है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से सूचना का अभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। 11 जून के बाद से लेकर अब तक कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, करीब करीब 4 हफ्ते गुजर रहे हैं, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पत्रकार के तौर पर आपको अगर बेहतर इक्विप करने में क्या मददगार होगा, अगर सरकार सिलसिलेवार तरीके से 1 2 3 4 अगर ये चीज़ें आपको सरकार से मिल जाएं तो आप बेहतर तरीके से अपने ऑडियंस को या अपने रीडर्स को आप सूचित कर पाएंगी? तो देखिए, अगर आप मुझसे कहेंगे तो ये आईसीएमआर का जो मैसेजिंग रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले एक जमाना था वो दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उसमें इतनी सारी बातें झूठ या फिर गलत सामने आ रही थी कि उसका ज्यादा कुछ क्रेडिबिलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो क्रेडिबिलिटी नहीं था। और इतनी सारी बातें, कभी ट्विटर पे स्वास्थ्य मंत्री का कुछ वो कुछ कह देते हैं, फिर आईसीएमआर, फिर उसको सब एक दूसरे को करेक्ट करने में लगे हुए हैं ना। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि आईसीएमआर की जो ये डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उसका बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी, ये अफसोस की बात है, पर ये हो नहीं पाया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही थी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है जिनको लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनकी बात मानते हैं। और अगर आप दूसरे देशों की तरफ देखेंगे तो वहां भी, तो वहां और भी, वहां भी आईसीएमआर जैसे संस्था है, सीडीसी है, वहां उनके साथ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के साथ वहां देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट दैनिक या फिर हफ्ते में 2-3 बार बात करते हैं। तो ये एक मतलब अफसोस की बात है। पर ये भी मैं कहना चाहती हूँ, स्वास्थ्य मैंने काफी सालों से कवर किया है कि जब महामारी की अवस्था होती है तो ऐसा होता है कि आज कुछ खबर आए, कल उसमें करेक्शन हो भी सकता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस भी है। डॉक्टर वाजपेयी मुझे वो आपको और भी अच्छी तरह से बता पाएंगे। ये क्योंकि अभी भी हमें उतनी जानकारी नहीं है, हम रोज कुछ ना कुछ इसके बारे में सीख रहे हैं। तो ये मैं आईसीएमआर को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उनकी तरफ गलतियां हुई है, झूठ भी सामने आए हैं। कह रही है कि ये रायत मिलनी चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक के वक्त में, और ऐसा पेंडेमिक जो 100 साल में पहली बार देखने को मिल रहा है, तो जाहिर है आईसीएमआर के लोगों को भी नहीं मालूम है। ठीक है, रियायत हम देने को तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर वाजपेयी ये बताइए कि 15 अगस्त तक वैक्सीन का आ जाना, ये वादा कर देना कि टीका आ जाएगा, क्या राष्ट्रवादी भावनाएं और राष्ट्रवाद का डंका पीट सके एक सरकार? इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर जिम्मा है कि वो 130 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी देगी, जनता को स्वास्थ्य से लड़ेगी, एक नोडल एजेंसी है आईसीएमआर। आपको नहीं लगता कि इस पूरे करीब 3-4 हफ्ते के महीनों के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि आईसीएमआर ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है? बिल्कुल। देखिए, मैं पहले दोनों चीज़ों पे बात करूंगा। एक आपने जो थकान वाली बात कही, पहली बात तो ये कि थकान सिर्फ इसलिए नहीं कि इतना लंबा चल रहा है और ये पैंडेमिक न जाने कब खत्म होगा। ठीक है, थकान इस तरीके से पैदा की जाती है कि आप स्थितियों को गैर गंभीर बना दें, इस हद तक कि वो हास्यास्पद लगने लगे। माने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के एक सदस्य कहते हैं कि साहब 15 या 16 मई तक हमारे यहाँ पैंडेमिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीरो प्रेवलेंस स्टडी आ जाती है, ठीक है, उसमें और झूठ उगला जाता है। उसके बाद ये रामदेव बाबा अपनी कोई एक टिकिया ले आते हैं, फिर ये आईसीएमआर का आ जाता है। तो उसमें उसका देखिए नतीजा क्या होता है कि इससे सरकार की गंभीरता तो जाहिर नहीं होती।
ठीक है, इससे बड़ा स्पष्ट जाहिर हो, तो जो लोग सोच सकते हैं, थोड़ा चीज़ों को एनालिटिकल तरीके से देखते हैं, वो लोग ये जानते हैं कि यार ये सब क्या हो रहा है उसमें, ठीक है? तो एक थकान से ज़्यादा एक उदासीनता का भाव ये आने लगता है। लेकिन वायरस ना थकान जानता है, ना उदासीनता जानता है, ठीक है? वो वायरस तो अपना काम जैसे करेगा वैसे करेगा उसमें। तो हम वायरस को इससे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हो सकता है कि सरकार को कामयाबी मिल जाती हो कि वो असली मुद्दों से ध्यान तमाम तरीके से भटका दे। जहाँ तक आईसीएमआर और उसका सवाल है, देखिए मैं बड़ी शिद्दत से ये महसूस करता हूँ। अब रामदेव जी क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उससे सभी लोग या इस देश का जो साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट है वो प्रभावित नहीं होता। उससे सिर्फ उनकी कीर्ति या अपकीर्ति होती है, ठीक। लेकिन जब आईसीएमआर जैसी बॉडीज इस तरीके की घोषणाएं करती हैं कि साहब 15 अगस्त तक, और आप वो लेटर पढ़िए, माने रिमार्केबल है कि 15 अगस्त को हम ये लॉन्च कर रहे हैं और आप इस पे मतलब आप इसमें 7 तारीख तक रिक्रूटमेंट चालू कीजिए, और कोई ये हम बताए दे रहे हैं कि इट इज बीइंग मॉनिटर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट लेवल, किसी किस्म की आनाकानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो साहब आप फिर इसका तो स्पष्ट मतलब है कि ट्रायल के नतीजे पहले आपने तय कर दिए हैं। लॉन्च करने का डिसीजन तो तब होगा ना कि ट्रायल के नतीजे क्या आए, ठीक है। और कोई भी लिटरेचर बना लीजिए, उठा के वैक्सीन के बारे में देख लीजिए, फेज 3 ट्रायल वैक्सीन का 3-4 हफ्ते में पूरा हो गया हो किसी भी वैक्सीन का आज तक दुनिया में, ऐसा कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो जब, और मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अस्पताल में काम कर रहा हूँ मरीजों के, अब इससे एक तो ये जब आईसीएमआर से इस तरीके की चीज आती है तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आईसीएमआर के पदाधिकारियों का नाम खराब हो रहा है, उसमें लोगों की निगाह में मेरी अपनी विश्वसनीयता जो है उस पे एक प्रश्न चिन्ह पहुंच जाता है। कोई विदेशी डॉक्टर अगर मुझसे मिलेगा तो वो एक अट्टहास करके, एक मजाक सा बना करके हमें उसका केंद्र बनाएगा, ठीक। और ऐसे में जब हम विषम परिस्थितियों में काम करें, उस डॉक्टर का क्या एंथुसियाज्म रहेगा कि यार मैं ये करूं इस तरीके से जो भी। तो इसके और इसके अलावा दशकों से जो भारत के डॉक्टर्स ने, भारत के साइंटिस्ट ने, भारत के इंजीनियर्स ने जो भारत को एक टेक्नोलॉजी और साइंस का हब बनाया था कि हम सिर्फ सपेरों का देश नहीं है, हम सिर्फ जादूगरों का देश नहीं है, हमारे यहाँ साइंसेस है, हमारे यहाँ एडवांसमेंट है, हमारे यहाँ मॉडर्निटी है, और हम जो है वो 21वीं सदी में तैयार हैं पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के लिए। मुझे लगता है कि फिर से वो सपेरों वाला देश जो है वो बनाने की फिर से कोशिश हो रही है। शोहिनी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, एक छोटा सा सवाल और आखिर में फिर डॉक्टर वाजपेयी की तरफ। मुझे बताइए, एक पत्रकार के तौर पर आप अपने को कितना इक्विप्ड पाती हैं कि आपको ऐसी कौन सी सूचनाएं हैं, आप पिछले 1 दशक से ज्यादा आप हेल्थ जर्नलिज्म कर रही हैं, आप स्वास्थ्य पत्रकारिता कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपना जो ऑडियंस और आपका रीडर है उसको ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्म कर पाएंगी अगर सरकार आपको 1, 2, 3, 4 इस तरह की जानकारियां सिलसिलेवार तरीके से दे? सरकार तो जानकारियां दे रही है, 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे ग्राफ भी तैयार करके दे रही है, कलरफुल ग्राफ, पर उसपे वो क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि एक ग्राफ आया था कि 15 मई को 0 केसेस हो जाएंगे या फिर वायरस गायब हो जाएगा, तो क्या विश्वास कर। वैसे इनका तो ये है कि ये प्रेजेंटेशन, यही इनकी यूएसपी है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो वो तो मिल जाता है, पर देखना पड़ता है कि कितना झूठ है। मैं सच बताऊं तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। हर चीज इनका हर बुलेटिन परखना पड़ता है जो ये कहते हैं, तो क्रेडिबिलिटी इनकी 0 है। तो मैं आपसे एक्चुअली आरफा जी ये पूछना चाह रही थी, आप राजनीतिक पत्रकार हैं, आईसीएमआर जैसे संस्था वैसे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है, लेकिन इसको हमारे जैसे देश की जनता कितना मानती है, ये कितना चेक करती है कि आईसीएमआर ने क्या कहा है, या फिर ये देखती है कि पॉलिटिशियंस की क्या मैसेजिंग है? बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रही हैं। आईसीएमआर आम जनता को, जो मास्टर्स है, उसको ज्यादा इस बात का अंदाजा नहीं होती, समझती है कि भारत सरकार का एक अंग है, तो आईसीएमआर जो भी कह रहा है वो भारत सरकार कह रही है। लेकिन एक तो लोकतंत्र में इतनी इजाजत होनी चाहिए
कि चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, वो सरकार से विभिन्न राय रखने का मादा भी रख सके, हिम्मत भी रख सके। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बनाना रिपब्लिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी बात जो भारत की सरकार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नजरिया है, उससे अलग नहीं हटेंगे। तो ये अफसोस की बात है, आप ठीक कह रही हैं। आखिरी बात डॉक्टर वाजपेयी, आपसे मुझे बताइए कि अब यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये बात सच है, ICMR ने भी बोला है कि हो सकता है 1-2 राज्यों के लिए ये पीक हो, लेकिन बाकी राज्यों के लिए ना हो। तो क्या इसको राज्यवार तरीके से, जैसे हमारा एक फेडरल पूरा स्ट्रक्चर है कि राज्य सरकारों को ये जिम्मा दे दिया जाए कि केंद्र सरकार जो भी नीति बना रही है वो ठीक है, लेकिन आप अपने स्तर पर इसको हैंडल करिए, आप निर्भर मत रहिए आप केंद्र सरकार के ऊपर। नहीं, वो तो सरकार ने बहुत पहले ही कर रखा है कि जो गड़बड़ करेंगे वो सारा ठेका इन्होंने लिया है, और अगर जो सकारात्मक जो चीज होनी है वो आप करिए। और सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात खोलते हुए और वो जो 3 या 4 बार जो एड्रेस किया, उसमें लोगों को बड़ी बधाई दी कि आप बहुत त्याग कर रहे हैं, आप बहुत तपस्या कर रहे हैं, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सारा कुछ है, और अपना ध्यान खुद रखिए। दरअसल तो ये तो सरकार की एक वो ये है नीति जो भी है। सवाल ये है क्योंकि करने को कुछ नहीं है, करने को। अब आप ये देखिए, जब से ये हमारे कोरोना वॉरियर इन चीफ आए हैं मैदान में, अमित शाह जी, कितने गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशू हुए हैं जो एक दिन इशू हुए और अगले दिन LG ने वापस ले लिए। ठीक है, ये LG के लिए मुमकिन है कि कागज पे इशू कर दो और कागज वापस ले लो, लेकिन जब ये ऑर्डर्स जब वो आखिरी आदमी तक जाते हैं जिसे इंप्लीमेंट करने हैं, वहां उतनी जल्दी ये इस तरीके से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होता है, वहां पैरालिसिस हो जाती है फिर उसकी। और जहां तक डेटा छुपाने की बात है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के ही हेल्थ बुलेटिन आप देख लीजिए। जल्दी से, समय कम है मेरे पास। हाँ, बस 2 जुलाई के पहले वो पूरे आंकड़े दे रहे थे अस्पताल वार कि सरकारी अस्पतालों में किस अस्पताल में कितने मरीज भरते हैं, कितने ICU में हैं, कितने वेंटिलेटर्स पे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कितने हैं। उसमें 2 जुलाई के बाद से आपको ये डेटा ही नहीं मिल रहा उस पर, बस टोटल हॉस्पिटल एडमिशंस। और ये उसके बाद जब वेंटिलेटर्स की दिक्कत खड़ी होने लगी तो ये डेटा भी नहीं मिल रहा कि कितने लोग वेंटिलेटर्स पे हैं। बीच में उन्होंने दिया कि इतने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, इतने ऑक्यूपाइड हैं, इतने फ्री हैं, और वो 4-5 हफ्ते भर तक आया वो डेटा, उसके बाद वो डेटा भी गया। तो ये जो डेटा भी आ रहा है, आप इससे क्या सेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे उसमें? और देखिए सारी बात जो है वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई पे केंद्रित है। ठीक है, हमें नहीं मालूम जिलों में क्या हो रहा है। ठीक है, अब शुक्रिया आपका डॉक्टर वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अस्पतालों की कमी, दवाई की कमी, सूचना की कमी, सबसे बड़ी बात है। अस्पताल, दवाई के अलावा सूचना की कमी है कि हमें पता नहीं है। एक अंधे कुएं में शायद पूरी जनता हमारी फिलहाल देख रही है कि रोशनी नजर नहीं आ रही है। और मुझे लगता है सही मायनों में अभी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि जनता के अब आत्मनिर्भर होने का वक्त आ गया है। मेरी सोसाइटी में तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि खुद ही ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, यकीन जानिए आप, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स RWAs खरीद रहे हैं क्योंकि उनको शायद सरकार पे कोई भरोसा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बातचीत इस बारे में जारी रखिएगी, चाहे सरकार इस बात पर ध्यान दे न दे, लेकिन वायर पर लगातार हम कोविड-19 को लेकर अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।